सुंदरपुर का दृश्य। दिन बीत रहे थे। राधिका और विवेक ने अपनी गृहस्थी दोबारा बसा ली थी। अभी महुआ ही घर का खर्चा चला रही थी। विवेक कोशिश करता था, लेकिन अब अपने पैर की वजह से वो खेला दिखाने जा नहीं सकता था। उसके पैर में हमेशा हमेशा के लिए लचक आ चुकी थी। विवेक दुखी रहता था, इसलिए वह और कुछ कर ही नहीं सकता था। राधिका उसे समझाती थी, एक बार बच्चा हो जाए उसके बाद राधिका समूह के साथ खेला दिखाने जाएगी और विवेक घर पर बच्चे का ख्याल रख लेगा। विवेक को इस बात से कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और अगर राधिका पैसा कमा सकती है तो उसे बच्चा संभालने में कोई परेशानी नहीं थी। देखते ही देखते राधिका का 6वां महीना लग गया था। जैसा कि हर जगह हो रहा था, सिनेमा आ जाने की वजह से लोगों की दिलचस्पी अब खेला देखने में कम होने लगी थी। छम्मो और बाकी मंडली वालों ने खेला दिखाना धीरे धीरे कम कर दिया था और उन्होंने अन्य रोजगार देखने शुरू कर दिए थे। कई लोग सुंदरपुर छोड़कर शहरों में मजदूरी करने चले गए और किसानों ने अन्य किसी गांव में छोटे छोटे काम पकड़ लिए थे। छम्मो भी परेशान थी और एक वक्त ऐसा आया कि मंडली में अब सिर्फ छम्मो और महुआ बचे थे और मंडली 2 लोगों से नहीं चलती है। छम्मो परेशान हो चुकी थी। सचमुच अब घर में फांके की नौबत आ गई थी। आज वह दोनों खाली हाथ घर आई और उन दोनों को खाली हाथ देखकर राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा आटा रखा है, नमक रोटी खा लेंगे। छम्मो बहुत दुखी थी। उसने राधिका से कहा, अगर तुम कहो तो तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। अब हमें किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस सिनेमा ने हम लोगों का रोजगार छीन लिया है। हमारी मंडली के कई लोग तरह तरह के काम करने लगे हैं। क्या करें, गृहस्थी जो चलानी है। मैंने कल किसी से पूछा था, उसने मुझे बताया है कि आजकल बारातों में लोग औरत और आदमियों के सर पर लालटेन रखवा कर चलते हैं। अच्छा पैसा मिलता है। अगर तुम यह कर सकती हो तो कल उन लोगों को 3-4 लोग चाहिए। अगर हम 3-4 लोग मिलकर उस बारात में जाकर यह काम करेंगे तो थोड़ा बहुत पैसा आएगा, कम से कम खाना तो चलता रहेगा। छम्मो की बात सुनकर विवेक ने परेशान होते हुए कहा, नहीं राधिका, कैसे करेगी, उसके पेट में 6 महीने का गर्भ है, वह इतना भारी लालटेन कैसे उठाएगी। अब चाहे हमें भूखा रहना पड़े, लेकिन मैं राधिका से यह सब नहीं करवाऊंगा। मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। विवेक की बात सुनकर छम्मो ने हाँ में सिर हिला दिया। महुआ परेशान थी। उसे अपने घर के हालात देखे नहीं जा रहे थे और उसी परेशानी की हालत में वह काम की तलाश में रात के अंधेरे में ही निकल पड़ी। बस ऐसे ही गांव में घूम रही थी कि तभी उसके पैर में कोई चीज इतनी बुरी तरह से चुभी कि उसका पंजा बुरी तरह से जख्मी हो गया। महुआ बुरी तरह से चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर छम्मो भागती हुई उसके पास पहुंची और उसे अपने कंधे से उठाकर घर ले आई। महुआ ने रोते हुए छम्मो से कहा, कोई बहुत नुकीली चीज मेरे पैर में लगी है, मौसी देखो ना क्या हुआ है। छम्मो ने लालटेन की रोशनी में महुआ का पैर देखा। महुआ का पैर बुरी तरह से घायल था। एक मोटा कांच का टुकड़ा उसके पैर में घुसा हुआ था और यह दृश्य देखकर छम्मो की आंखों में आंसू आ गए। उसने राधिका से कहा, इसे वैद्य जी के पास लेकर जाना पड़ेगा, यह हम नहीं कर पाएंगे, यह बहुत मोटा कांच है, इसके पैर में घुसा हुआ है। राधिका रोने लगी थी। महुआ को बहुत दर्द हो रहा था। विवेक ने महुआ को गोद में उठाया और वैद्य जी के पास जाने लगा। वहाँ वैद्य जी ने बड़ी मुश्किल से महुआ के पैर से वह कांच का टुकड़ा निकाला। उसके पैर से खून बह निकला था और उसे दर्द भी बहुत था। वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ देकर उसे आराम करने के लिए कहा और साथ में हिदायत दी कि इसकी खिलाई पिलाई अच्छी तरह से करना, काफ़ी खून बह गया है। विवेक घर पहुंचा और उदास होकर महुआ से कहा, वैद्य जी ने आराम करने की सलाह दी है और अच्छा खाना खाने के लिए कहा है, साथ में यह दवाई भी दी है, कहा है कि दूध के साथ ही दवाई खिलाना। अब क्या करे राधिका, दूध कहाँ से लेकर आए। राधिका यह सुनकर दुखी हो रही थी। छम्मो ने राधिका से कहा,
तुम परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। अगर गांव में किसी के पास थोड़ा बहुत दूध हो। और ऐसा कहकर छम्मो गांव में जाने लगी। बड़ी मुश्किल से छम्मो को आधा कप दूध मिला। वह तुरंत लेकर आई और महुआ को पिलाया। जैसे तैसे महुआ ने एक रोटी खाई और दवाई खाकर लेट गई। सुबह होते होते महुआ का पैर बुरी तरह से सूज गया था और उसे बुखार भी हो गया था। राधिका महुआ के लिए बहुत परेशान थी। उसने विवेक को जगाते हुए कहा, इसे शहर के डॉक्टर को दिखाएं, इसे बहुत तेज बुखार है। लेकिन जैसे ही विवेक को जगाने के लिए राधिका ने उसके सर पर हाथ रखा, वह हैरान रह गई। विवेक को भी बुखार था। यह क्या हो रहा है? यह सब देखकर राधिका परेशान हो गई और वह भागकर छम्मो के पास गई और छम्मो से कहा, अब क्या होगा छम्मो? उन दोनों को बुखार है। घर में एक भी पैसा नहीं, ना खाने के लिए ना दवाई के लिए। छम्मो ने राधिका से कहा, मैं फिलहाल उन दोनों के लिए रोटी की व्यवस्था करती हूँ। गांव में देखती हूँ कहीं से कुछ मिल जाए। विवेक ने कराहते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है छम्मो, मैं ठीक हूँ। तुम वह शादी वाली बात कर रही थी ना, मैं आज रात को तुम्हारे साथ चलूँगा। छम्मो ने गुस्सा होते हुए विवेक से कहा, पहले अपनी तबीयत ठीक कर लो, उसके बाद ऐसी बातें करना। छम्मो परेशान थी। उससे महुआ और विवेक की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने राधिका से कहा, तुम इन दोनों के पास रहना, मैं देखती हूँ अगर कुछ हो जाए तो। और ऐसा कहकर छम्मो गांव चली गई। छम्मो एक जवान और खूबसूरत लड़की थी और ऐसी लड़कियों के ऊपर मनचले हमेशा अपनी निगाह रखते हैं। छम्मो भले ही देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। वह जानती थी कि गांव के लड़के उसके ऊपर जान छिड़कते हैं, लेकिन उसने इस बात का कभी कोई फायदा नहीं उठाया था। वह भागती हुई गांव के अंदर गई। पान की दुकान पर बैठे हुए छज्जू ने छम्मो को देखकर कहा, कहाँ जा रही हो? बड़ी जल्दी में लगती हो। लो एक पान लगा दिया है, खाती जाओ, बस तुम्हें ही याद करके लगाया था और देखो तुम आ गई। छज्जू की बात सुनकर छम्मो ने अपनी आंखें तरेते हुए छज्जू की तरफ देखा और उससे कहा, छम्मो अपने पैसे से पान खाती है। मुफ्त के पान खाने का छम्मो को कोई शौक नहीं, और अगर तुम्हें खिलाना ही है तो भूखे को रोटी खिलाओ, पुण्य मिलेगा। छम्मो को मुफ्त का पान खिलाकर सिर्फ गाली मिलेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं, समझे तुम? छम्मो की बात सुनकर छज्जू अपना सा मुँह लेकर रह गया। पान की दुकान पर बैठा हुआ निर्मल, जो गांव में साइकिल की दुकान पर काम करता था, उसने छम्मो को परेशान देखा और उससे कहा, क्या बात है छम्मो, बहुत परेशान लग रही हो। इतना परेशान तो तुम्हें कभी नहीं देखा, कहाँ भागती जा रही हो? निर्मल की बात सुनकर छम्मो उसके पास आई और उससे कहा, निर्मल तुम भले आदमी लगते हो। वैसे मैंने कभी तुमसे कोई बात नहीं की, लेकिन आज मुसीबत में हूँ, तुमसे थोड़ी मदद चाहिए। निर्मल ने छम्मो की हालत देखकर उस पर तरस खाते हुए कहा, ठीक है बताओ तो क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? छम्मो ने निर्मल से कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस 4 रोटी की व्यवस्था हो जाती तो मेरा काम बन जाता। तुम्हें तो पता ही है हमारी मंडली का हाल, और हमारी मंडली में वह जो विवेक है ना, विवेक महुआ का पिता, उसे बहुत बुखार है। महुआ को भी बहुत जोर से ताप चढ़ा है। वैद्य जी को दिखाया था और उन्होंने कहा कि भूखे पेट दवाई मत देना, अब मदद किस से मांगूं? उसकी पत्नी गर्भवती है, कमाने वाला कोई नहीं है। छम्मो की बात सुनकर निर्मल सोच में पड़ गया। उसने अपनी फटी जेबों में हाथ डालकर उसने कुछ टटोलने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। उसने छम्मो से कहा, मैं देखता हूँ, अगर कुछ व्यवस्था हो जाए तो फिलहाल मेरे पास भी कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर निर्मल छम्मो को लेकर गांव के अंदर जाने लगा। सब जगह घूमने फिरने के बाद भी उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला, और तभी धनवान सेठ के घर का नौकर यहाँ वहाँ परेशान होकर घूम रहा था। निर्मल ने उससे कहा, क्या हुआ भाई, तुम भी परेशान लगते हो। लगता है आज गांव में सभी परेशान हैं। सेठ के नौकर ने निर्मल से कहा, हाँ भाई परेशान तो हूँ।
वह क्या है, आज पंखा झेलने वाला बीमार है और मालिक की बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। 2 पंखे लगातार झेलने हैं। मैं बाकी के काम देख रहा हूँ, किसी को ढूंढ रहा था। 2 लोगों की व्यवस्था हो जाए तो काम बन जाए। पुराने समय में लोगों के यहाँ बिजली से चलने वाले पंखे नहीं होते थे। उस समय बड़े बड़े चटाई से बने पंखे छत पर लटका दिए जाते थे, जिन्हें हाथ से रस्सी के द्वारा झेलना पड़ता था। नौकर की बात सुनकर निर्मल और छम्मो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। छम्मो ने निर्मल की तरफ देखते हुए कहा, भाई अगर बुरा ना मानो तो हम दोनों पंखा झेल लेंगे, लेकिन हमें तुरंत पैसे चाहिए। नौकर भी खुश हो गया। उसने छम्मो और निर्मल को अपने साथ लिया और हवेली की ओर चले गए। नौकर ने छम्मो और निर्मल को हवेली के बाहर धूप में बैठा दिया और पंखे की रस्सी उन्हें पकड़ा दी। छम्मो लगातार 2 घंटे तक पंखे की रस्सी खींचती रही। उसका हाथ अकड़ने की कगार पर था, लेकिन उसने रस्सी नहीं छोड़ी। वह बस खड़े खड़े लगातार रस्सी खींच रही थी। बीच बीच में हवेली वाले छम्मो और निर्मल को डांट कर जा रहे थे कि क्या तुम्हारे हाथों में दम नहीं, जरा पंखा जोर से खींचो। और उनकी डांट पर छम्मो दुगनी ताकत लगाकर रस्सी खींचने लगती थी। अब छम्मो की सांस फूलने लगी थी। वह जोर जोर से हाँफ रही थी और प्यास से उसका गला भी सूख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में महुआ का बुखार से तड़पता हुआ चेहरा चल रहा था। बार बार उसकी आंखों के आगे विवेक के सूखे होठ और सूनी आंखें आ रही थी और यह दृश्य देखकर वह अपनी भूख प्यास भूलकर दुगनी तेजी से पंखा झेल रही थी। और फिर आखिरकार 2 घंटे पूरे हुए। वो 2 घंटे छम्मो के लिए 2 साल के बराबर थे। छम्मो ने प्रश्नवाचक दृष्टि से निर्मल की तरफ देखा और इशारे में उससे पूछा, क्या हुआ? किसी ने अभी तक मना नहीं किया, कोई आया ही नहीं। और तभी वह नौकर भागता हुआ निर्मल के पास आया और उससे कहा, मेहमान अभी आधे घंटे और बैठेंगे, पंखा रुकना नहीं चाहिए, मालिक बहुत गुस्सा करेंगे। और आधे घंटे का नाम सुनकर छम्मो की आंखों में गुस्से के साथ तकलीफ दिखाई दे रही थी। वह वहीं बैठ गई और बैठकर रस्सी खींचने लगी। उसने नौकर से कहा, भाई इतना तो जानवरों के साथ भी दया कर लेते हैं, बीच बीच में उन्हें भी पानी सानी दे देते हैं, लेकिन तुमने 2 घंटे में एक बार भी पानी के लिए भी नहीं पूछा। प्यास से गला सूखा जा रहा है, कम से कम पानी तो पिला दो। नौकर ने तिरस्कार की दृष्टि से छम्मो की तरफ देखते हुए कहा, पानी? और तुम्हें? हमारे घर का बर्तन खराब नहीं हो जाएगा, चुपचाप रस्सी खींचो। तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें काम दे दिया। मालिक को भी पता नहीं है कि तुम्हें काम मिला है, वरना मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अगर पैसे चाहिए तो काम करो और यह भूख प्यास अपने घर जाकर मिटाना। और ऐसा कहकर नौकर बड़बड़ाता हुआ हवेली के अंदर चला गया। छम्मो निराश होकर दोबारा पंखा खींचने लगी। 2.5 घंटे पूरे हुए, पर आखिरकार मेहमान हवेली से बाहर जाने लगे। छम्मो ने चैन की सांस ली। उसके हाथ अब रुक गए थे। उसने हसरत से नौकर की तरफ देखा और फिर निर्मल से इशारा करके पूछा। निर्मल ने नौकर से कहा, भाई काम तो खत्म हुआ, कुछ पैसे भी दे देते। नौकर ने निर्मल की तरफ आंख तरेकते हुए कहा, तुम लोगों को एक तो काम दिया, ऊपर से तुम लोग मेरे सर पर चढ़कर नाच रहे हो। कब से पैसा पैसा लगा रखा है। अरे कम से कम मेहमानों को तो जाने दो, मिल जाएगा पैसा। कहाँ लेकर भाग जाएंगे हम तुम्हारा पैसा। निर्मल चुप हो गया था। मेहमान और 15 मिनट खड़े होकर बात कर रहे थे और हंसते रहे। छम्मो का बुरा हाल था। उसके पैरों में दर्द और हाथों में सूजन आने लगी थी। भूख और प्यास से भी वह बेचैन हो रही थी। और तभी मेहमान गाड़ी में बैठकर विदा हो गए थे। छम्मो और निर्मल घर के बाहर जमीन पर दोनों हाथ जोड़े बैठे हुए थे, इस आस में कि अगर उनकी मजदूरी उन्हें मिल जाए। मगर कोई नहीं आया। लेकिन तभी एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई। उनके हाथों में पत्तों से बनी हुई टोकरी थी। वो टोकरी छम्मो और निर्मल के आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि कुछ बचा हुआ खाना है, मालकिन ने गायों को डालने के लिए कहा था। तुम्हारी बातें सुनी थी, तुम भूख और प्यास से बेचैन होना,
इसमें थोड़ा सा बचा हुआ खाना है, खा लेना और इसे जल्दी से छुपा कर रखना। कहीं किसी ने देख लिया तो बेकार में बातें बन जाएंगी। चलो जल्दी से हाथ लगाओ, यह पानी लाई हूँ, जल्दी से पी लो। छम्मो को तो जैसे साक्षात भगवान मिल गए थे। उसने जल्दी से अपने हाथ को मुंह में लगाया और उस औरत ने उसी हथेली पर पानी डालना शुरू किया। छम्मो के लिए आज वह पानी नहीं था, साक्षात अमृत वर्षा थी। छम्मो घट घट पानी पिए जा रही थी, जैसे उसकी प्यास ही नहीं बुझ रही थी। उसने प्रसन्नता से और कृतज्ञता से उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा। अभी वह औरत निर्मल की तरफ पानी का कलश बढ़ाने के लिए बढ़ी ही थी कि तभी अंदर से किसी ने उसे आवाज लगाई। वह भागती हुई अंदर चली गई और निर्मल हसरत से उस बूढ़ी औरत को देखता रहा। छम्मो के हाथ में थोड़ा सा पानी था। उसने वह पानी निर्मल के सूखे होठों पर डाला और उससे कहा, माफ कर दो, मेरी वजह से तुम प्यासे रह गए। निर्मल ने छम्मो से कहा, कोई बात नहीं, किसी एक की भी प्यास तो बुझी। अभी निर्मल और छम्मो इंतजार कर ही रहे थे कि तभी नौकर आया और उन दोनों को देखकर कहने लगा, अरे तुम दोनों अभी भी यहीं बैठे हो। निर्मल ने नौकर से कहा, भाई जी पैसे जो नहीं मिले। नौकर ने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे अरे, घर में इतने सारे काम हैं, मैं तो भूल ही गया। तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं, रुको जरा मालिक से लेकर आता हूँ। नौकर अंदर दोबारा चला गया। छम्मो को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी भी तरह से उसने अपने गुस्से को काबू में कर रखा था। नौकर थोड़ी देर बाद दोबारा वापस आया और छम्मो और निर्मल के हाथ पर कुछ पैसे रखते हुए कहा, यह लो पैसे, ज़्यादा पैसे भी मिल सकते थे, लेकिन तुम दोनों के हाथों में तो जान ही नहीं थी। मेहमान गर्मी से परेशान हो रहे थे। मालिक ने पैसे काटे हैं तुम्हारे, ताकि अगली बार से तुम लोग जहाँ भी काम करो पूरे मन से करो। छम्मो ने मुट्ठी खोलकर उन चंद सिक्कों की तरफ देखा और फिर दोबारा अपनी मुट्ठी बंद कर ली। नौकर के आगे हाथ जोड़ते हुए निर्मल और छम्मो घर की तरफ जाने लगे। छम्मो ने निर्मल से कहा, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी वजह से कुछ काम तो मिला। निर्मल के हाथ में जो मजदूरी थी, उसने वह मजदूरी छम्मो को देते हुए कहा, यह भी तुम रख लो, तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। छम्मो ने आंखें उठाकर निर्मल की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे पास भी तो कुछ नहीं निर्मल। निर्मल ने छम्मो से कहा, सच कहा तुमने, मेरे पास भी कुछ नहीं, ना परिवार, ना कोई रोने वाला। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।